चलिए, तब ये क्या है, दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग इक्ता प्रणाली। सबसे पहले इक्ता प्रणाली क्या था? यह दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों द्वारा प्रशासनिक और सैनिक और भू राजस्व व्यवस्था था। इसके लिए अपनाई गई थी। इस प्रणाली के बारे में कुछ खास बातें थी, ये आपको याद रखना। स्टार्ट कौन किया था? इल्तुतमिश। लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से स्टार्ट कौन किया था? इल्तुतमिश ही स्टार्ट किया था। ठीक है, ई से ऐसे याद कराए थे ना आपको, ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद याद रखना कि इस प्रणाली में सुल्तान अपने सेनापतियों को ज़मीन देता था, जिसे इक्ता कहा जाता था। इक्ता किसको बोलते थे? ज़मीन को। इक्तादार इक्ता पाने वाले व्यक्ति को कहते थे। ठीक है, जिसका काम था कर वसूलना और इक्ता का प्रशासन संभालना, मतलब उस ज़मीन का प्रशासन चलाना। फिर क्या है, इक़्तिदारों को मिलने वाली ज़मीन से वो अपने खर्च का भुगतान करते थे। बाकी बचा हुआ राजस्व राजकोष में जमा करते थे। जो बचा हुआ राजस्व राजकोष में जमा करते थे उसको फवाजिल बोला जाता था। फवाजिल मतलब क्या है? अधिकोष राजस्व। अधिकोष राजस्व जो सीधा राजा के पास नहीं आता हो। जो इक्ता पद था वह वंशानुगत नहीं था, लेकिन ये ट्रांसफरेबल था, स्थानांतरित था। फिर उसके बाद याद रखना है कि इक्ता प्रणाली के तहत मुल्तान के अंतर्गत सुल्तान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को खालसा बोलते थे। इक्ता प्रणाली को केंद्रीकरण की एक शक्तिशाली साधन माना जाता था। इक्ता प्रणाली से जुड़ी कुछ खास बातें आपसे पूछा जाए, इक्ता प्रणाली शुरू किसने किया? इल्तुतमिश। जब कुछ खास बातें था, कहाँ गया? अब यहाँ पर जान जाओ कि इक्ता प्रणाली से संबंधित कुछ बात। मुक्ति किसको कहते थे? मुक्ति का कर्तव्य क्या था कि वो अपने सैनिक अभियानों का और अपने इक्ता का कानून व्यवस्था बनाए रखने पर नियंत्रण रखने में सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाता था। ठीक है, प्रभावी तरीका था, ताकि वंशानुगत ना रहे और ट्रांसफरेबल जो इक्ता व्यवस्था है तो वो करते रहे। तो मुक्ति जो जुड़ा हुआ है किससे है? इक्ता से ही जुड़ा हुआ है। इक्ता प्रणाली शुरू किसने किया? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली वंशानुगत किसने बनाया? एफएसटी ने। इक्ता प्रणाली का पुनर्गठन किसने किया? बलबन ने। लेकिन सबसे ज़्यादा फंसता है बच्चा यहाँ पे, इक्ता प्रणाली समाप्त किसने किया? तो इक्ता प्रणाली समाप्त किया था खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आया कि इल्तुतमिश के समय मुल्तान में किसने विद्रोह किया, बंगाल में किसने किया? तो बंगाल में किया था इल्तुतमिश के समय अली मर्दान खान ने। अब मुल्तान में किया था ऐबक के साथ, जो उसका दास था कुवाचा, उसने मुल्तान में किया। तो इसी कुवाचा के साथ क्या होता है? तराइन का युद्ध होता है। ठीक है, तृतीय युद्ध 1215 में। और एक बात याद रखना है कि इल्तुतमिश के समय राजपूतों को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का अवसर मिल गया था। बहुत सारे स्वतंत्र हो रहे थे। इस प्रकार कालिंजर, ग्वालियर, अजमेर, बयाना सहित पूर्वी राजस्थान ने तुर्की शासन से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया था। बहुत कर भी लिया, बहुत को करने भी नहीं दिया इल्तुतमिश। अब दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कि महिलाओं को लेकर किसने क्या कथन दिया। तब बदायूं का कथन है कि एक स्त्री के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पर्दा या कब्र है। कैसे याद रखेंगे ये वाला लाइन? तो देखो, बदायूं क्या दे रहा है? बददुआ देता है। किसका? पर्दाकार या कब्र का। ऐसे याद कर सकते हैं। बढ़नी का क्या है कि दिल्ली सल्तनत एक नगरीय शासन व्यवस्था था, जिसे एक विशाल खेतिहर समाज शोषण सहारा देता था। हम याद कराए थे कि ये खेतिहर समाज सहारा देता है। तो बताओ, खेत में क्या होता है? बढ़नी होता है ना, खेत में बढ़नी। तो ये इसका लाइन है। अफ़ीक ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की। इस तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना बढ़नी ने भी किया था और अफ़ीक ने भी किया है। इसमें वो बोलता है कि नसरुद्दीन मोहम्मद के समय, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था, उसके समय जब तैमूर का आक्रमण होता है, कितना में? 1398 में, तो उसका जानकारी देता है। अफ़ीक ने उल्लेख किया था कि ईरानी परंपरा का उल्लेख किया है स्त्री, और ये बोला है कि स्त्री और सांप दोनों भयानक जीव है, इसे मार देना चाहिए। अफ़ीक बताओ, अफ़ीक ये लाइन बोलता है महिलाओं के ऊपर। तो कैसे याद रखेंगे अफ़ीक का ये लाइन? तो अफ़ीक ये अफ़ीम भी क्या होता है? अफ़ीक का नाम समझो, अफ़ीम भी आदमी को मार डालता है, और ये दोनों भी, स्त्री और सर्प भी आदमी को मार डालता है। तो इसे याद कर सकते हो। फिर है यहाँ पे
ये बुक फुतह सलातिन किसकी बुक है? तो ख्वाजा अबू बकर इसामी की पुस्तक है। सलातिन किसकी पुस्तक है? इसामी की। ये जो बुक है बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। ये बुक किसको समर्पित है? तो जो बहमनी शासक था ना अलाउद्दीन हासन बहमन शाह, उसको समर्पित है। इसामी इसमें बोलता है फुतह सलातिन में, औरत वो अच्छी है जो चरखा चलाती रहे, क्योंकि उसे उच्च पद अपने उद्देश्य से विमुख कर देती है। ठीक है, एक महिला एक शासक के रूप में भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती है, क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें द्विसंपन्नता की कमी है। तो ये सब लाइन चरखा वाला हो या महिला शासक नहीं चला सकती है, वह कौन बोला? इसामी बोला। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि चरखा का उल्लेख इसामी ही दिया था फुतह सलातिन में। फिर ये लाइन तो पता ही है कि ये लाइन किसका है? अमीर खुसरो का लाइन है। भारतीय भाषा, ये सब अमीर खुसरो का स्टेटमेंट है। ये भी भारतीय भाषा हर 100 कोस के बाद बदलती है। ये भी किसका लाइन है? अमीर खुसरो का लाइन है। महिलाओं को घर के 4 दीवारी के अंदर रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए। ये भी किसका लाइन है? अमीर खुसरो का लाइन है। कैसे याद रहेंगे? तो महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर ही खुश रहना चाहिए, 4 दीवारी के अंदर ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसको क्या काटना चाहिए? चरखा। तो अमीर खुसरो का लाइन है। अब ये तो जो बुक है एक्स्ट्रा है, मलफूजात तैमूरी या तैमूर लंग की आत्मकथा है। पूछेगा तैमूर लंग की आत्मकथा कौन है? तो मलफूजात तैमूरी, जो तैमूर ने तुर्की भाषा में लिखवाया। तैमूर ही लिखवाया था तुर्की भाषा में। जफरनामा, यह भी तैमूर लंग की जानकारी देता है। जफरनामा भी किसकी है? तो तैमूर लंग की जानकारी देने वाला पुस्तक है। इसकी रचना तैमूर की मृत्यु के 30 साल बाद हुई और उसके पोते के संरक्षण में जो सराजुद्दीन अली है याजीदी ने किया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि जो अब जो हम लोग दिल्ली सल्तनत का पढ़ाई किए थे, तो उस समय जो ऐसे तो रचना हुआ ही बहुत सारा बुक, लेकिन कुछ हिंदी बुक का भी रचना हुआ था दिल्ली सल्तनत के समय। एक है पृथ्वीराज रासो, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद बरदई ने लिखा था। फिर हमीर रासो सारंगधर ने लिखा था। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा था। विशलदेव रासो नरपति ने लिखा था। बेला या पहला खंड जगनीक ने लिखा था। कैसे याद रहेगा ये सब? तो हमीर रासो सारंगधर कैसे याद रहेगा? हमीर से याद करो अमीर, हमीर से याद कर दो अमीर। अमीर होगा तो उसका घर क्या चीज होगा? संगमरमर का होगा। अमीर होगा तो उसका घर क्या चीज का होगा? संगमरमर का होगा। खुमान रासो, खुमान। तो यहाँ पे देखो, मान कब मिलेगा? मान सम्मान कब मिलेगा? जब तुम विजय करोगे। मान सम्मान कब मिलेगा? जब तुम विजय करोगे। ठीक है, अब है विशलदेव रासो, तो नरपति का याद करना। तो हम 2 बुक याद करा दिए। विजय कब मिलेगा? विजय मिलेगा तो तुमको क्या मिलेगा? मान सम्मान। और अमीर हो तो तुम्हारा घर क्या चीज का बना रहेगा? धर्म से घर, संगमरमर। अब जो दिल्ली सल्तनत का जो साहित्य है और भी उसकी ओर ध्यान देते हैं। मिनहाज उस सिराज एक लेखक है, इसका सबसे प्रमुख बुक है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी कैसे याद कराए थे? तो नासिर सिराज देखो, इसमें सिर शब्द है, नासिर में सिर, सिराज में भी सिर शब्द है, तो इससे कॉमन हो गया, इससे पकड़ लोगे। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है कि इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन मोहम्मद, बलबन, यहाँ इल्तुतमिश से लेके बलबन तक का ये समय लिखा हुआ है। कौन? मिनहानुल सिराज। हसन निजामी इससे पहले आता है, लेकिन इल्तुतमिश के समय क्या था? इल्तुतमिश के समय था ये काजी का ग्वालियर था। इल्तुतमिश इसको कहाँ का काजी बनाया था? तो ग्वालियर का काजी बनाया था। रजिया के समय ये मदरसा का प्रमुख बन गया था। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद आया, फिर बलबन आया, तो बलबन के समय ये मर गया, तो बलबन के बारे में उतना नहीं लिख पाया था मिनहानुल सिराज। ठीक है, इस बुक का भाषा कौन है? तो फारसी है। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास मालूम चलता है इससे। तो क्रमबद्ध इतिहास किससे मालूम चलता है? तो इसी के पुस्तक से मालूम चलता है। फिर आपको याद रखना है इल्तुतमिश से लेकर ये नासिरुद्दीन मोहम्मद तक का इतिहास लिखता है। हम बता ही दिए इल्तुतमिश के समय क्या था, तो ग्वालियर का काजी था। रजिया के समय क्या था? मदरसा का प्रमुख था। नासिरुद्दीन मोहम्मद को सबसे प्रमुख शासक माना है, और बलबन के समय तो ये मर ही गया। फिर रजिया सुल्तान पे बहुत सारा लिखा ये बात, इसी में इसका लाइन सबसे फेमस है। वो बोलता है कि रजिया में सभी गुण मौजूद था,
लेकिन वो स्त्री थी, यही उसका एक गुण में कमी था। तो मिनहाज का कथन है, मिनहाज सिराज पर रजिया सुल्तान पर कौन लिखा है, सीजीएल में भी सवाल पूछा हुआ है, तो मिनहाज सिराज लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है मिनहाज सिराज ने किसे अपना बुक में सबसे आदर्श सुल्तान माना है, तो मिनहाज सिराज ने किसे अपना आदर्श सुल्तान माना है, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद। जो नासिरुद्दीन मोहम्मद है उसी को मिनहाज सिराज ने अपना आदर्श सुल्तान माना है, तो याद रहेगा। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में फंसा सकता है एफएसटी, नहीं, एफएसटी को आदर्श सुल्तान किसने माना है, या फिर मोहम्मद गोरी को आदर्श सुल्तान किसने माना है, तो वो माना है बर्नी ने, इस दोनों को। ठीक है, और देखें, ये जो आपका बुक था, ये आरंभिक मध्यकालीन भारत के बारे में भी जानकारी मिलती है, तबकाते नासिरी से मोहम्मद गोरी के भारत विजय के बारे में भी जानकारी मिलती है, ऐबक और बख्तियार खिलजी के बारे में भी जानकारी मिलती है, नालंदा का जो विध्वंसक हुआ था उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, तराइन के युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि जो इल्तुतमिश का दरबारी कवि था वो मिनहाज सिराजी था। दरबारी कवि इल्तुतमिश के समय काजी बनाया गया, रजिया के समय प्रधानाचार्य मदरसा का प्रमुख बनाया गया, बहराम के समय भी था, और नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय भी काजी बना। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे मिनहाज सिराज के बारे में। अब आते हैं हम लोग जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। किसके बारे में आते हैं, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। क्या आता है, किसके बारे में, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। जियाउद्दीन बर्नी मेनली 2 बुक लिखता है, एक तारीख़ फिरोज शाही, एक फतवाए जहादारी। तारीख़ फिरोज शाही, एक फतवाए जहादारी। शाही जहादारी दोनों याद रहेगा किसी बुक का नाम है। अब इसमें याद रखना है कि जो फतवा जहादारी है इसको राजनीतिक दर्शन का विस्तार से वर्णन किया है इसमें, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको विस्तार से वर्णन किया गया इसमें। इसी में बताता है कि एक आदर्श सुल्तान का क्या क्या गुण है। ठीक है, वो बताया जाता है इसमें। जैसे कि पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश, लेकिन इसमें आदर्श सुल्तान किसको मारा है, ये बर्नी आदर्श सुल्तान किसको माना है, बताएंगे अभी। फतवा जहादारी में ही, इसमें ही एक और चीज़ बताया कि एमपीटी का जो 5 वो योजना था वो कैसे असफल हो गया, उसके बारे में भी प्रकाश डाला है बर्नी। ठीक है, फिलहाल फतवा और जहादारी हो या तारीख़ फिरोज शाही हो, इस दोनों में एफएसटी का तो प्रशंसा करता ही है बर्नी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही इंपॉर्टेंट बुक है, ये बलबन से लेके एफएसटी तक का वर्णन करता है। इसमें बलबन से लेके जो एफएसटी तक का राजा आया उसका वर्णन करता है। ठीक है ना, इसमें क्या है, मोहम्मद गजनवी को, इसमें 2 बात याद रखना आपसे। इसमें पूछा जाए कि संपूर्ण इस्लाम का सबसे प्रमुख शासक किसको माना है, तो मोहम्मद गजनवी को। लेकिन दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रमुख शासक किसको माना है, तो एफएसटी को माना है इसी में। ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही में। ये 2 बुक हो गया। कल एक बुक हम और बताए थे, हसरतनामा, इसी का बुक है हसरतनामा। हसरतनामा में क्या है, पैगंबर के जीवन का वर्णन करता है बर्नी। ठीक है, अब आते हैं और बर्नी के बारे में आपको याद रखना है कि बर्नी का बचपन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बीता था। ठीक है, बर्नी ने जन्म से सैयद परिवार में हुआ था, बर्नी का जन्म सैयद परिवार में हुआ था, अच्छा परिवार में हुआ था। बर्नी को 46 विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है ना, बर्नी को नदीम या जिंदा दिल की उपाधि मिला था। देखो नदीम इसको उपाधि मिला हुआ, नदीम। आपको याद रखना है कि नदीम जो उपाधि है वो अमीर खुसरो को भी मिला हुआ है रोग ठीक करने के कारण। ठीक है, बर्नी को नदीम या जिंदा दिल साथी का उपाधि भी मिला है। और उपाधि कौन दिया हुआ है, एमपीटी दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों दिया हुआ है कि जब भी मोहम्मद बिन तुगलक को, एमपीटी को कुछ भी समस्या होता था तो अपना सारा बात इसी अपने नदीम दोस्त या जिंदा दिल साथी के साथ क्या करता है, शेयर करता है, इस कारण इनको मिला हुआ है। बर्नी से संबंधित और कुछ बात ये बर्नी बोलता है कि मेरी रचना अमीर और कुलीन वर्ग के लिए रचित है। इतना अहंकार, बर्नी के अनुसार भारत इस्लामी राज्य नहीं बन सकता है, ये बोला था। ये कथन किसका, बर्नी का है। फिर आपको याद रखना है कि बर्नी का पंगा भी हो गया था एफएसटी से फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी को भटनेर के किला, कहाँ पे बंद करवाया था, भटनेर के किला में कैद करवा दिया था। बर्नी का कैद करवा दिया था। आखिरी में इसको सामाजिक बहिष्कार से भी बर्नी की मृत्यु हो गई। तो बर्नी की मृत्यु कैसे हो गई, सामाजिक बहिष्कार। जहाँ इन लोगों को बहिष्कार करता था, गरीब लोगों को, समाज ने इसको बहिष्कार कर दिया। बर्नी का कुछ कथन भी यहाँ पे, बर्नी का कथन है कि इतिहास विज्ञान की रानी है। अगर ये कथन पूछा जाए कि किसने बोले इतिहास विज्ञान की रानी है,
तो ये बर्नी का ही कथन इतिहास विज्ञान की रानी है। एमबीटी को ये बर्नी जो है दयालु भी बोला, साथ साथ रक्त पिचासु भी बोला। एमबीटी को बर्नी दयालु भी बोला, साथ साथ रक्त पिचासु भी बोला। याद रहेगा। बर्नी ने किस साल अपना पहला इतिहास लिखा था? तो 1356 में लिखा था। और दूसरा इतिहास 1358 में। पहला लिखा 1356, एसएससी में पूछा हुआ है, और दूसरा 1358। कुछ डेट याद आ रहा है? 1356, 58। ठीक है। देखो हमको पता है कि 1360 या 61 में अगस्ती का अभियान होने लगता है, याद है? जामनगर, फिर यहाँ पे नागौर में किया था। उसी से कुछ साल पहले बर्नी ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया था। तो ऐसे पकड़ सकते हैं। फिर से यहाँ पर है एक लाइन है, हु रोड द लाइन्स हिज फॉल्स फ्रॉम द प्रेस्टीज गॉड ऑनर मी एट द बिगनिंग ऑफ द डिस्ग्रेस माई लाइफ। तो बर्नी का ही कथन है ये। फिर हसन निजामी, क्या है? हसन निजामी। फिर आता है हसन निजामी। हसन निजामी का बुक कौन है? ताजुल मासिर। ताजुल मासिर कैसे याद रखेंगे? तो हसन मासिर, हसन मासिर मतलब कि मासी है हमारी, तो इसको बोलते हैं हसन मासिर। इतना बक बक क्यों करती है? हसन मासिर इतना बक बक क्यों करती है? यहाँ पे ट्रिक लिख दे रहे हैं, हस न मासी, मासी को बोल रहे हैं। ठीक है। बक बक क्यों करती? तो हस से क्या रखोगे? हसन से हसन निजामी, मासिर से इसका बुक का नाम है ताजुल मासिर। अब बकबक से हम लोग ट्रिक बनाते हैं कि ये एबक का किसका है? दरबारी एबक का है। ठीक है। इतना कहानी याद हुआ? ठीक है, एबक का है। तो इसकी बुक का नाम क्या है? ताजुल मासिर। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो जो दिल्ली सल्तनत का पहला किंग है, सुल्तान है, ऐबक के बारे में जानकारी देता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में जानकारी मिलता है। और जो पहला सुल्तान है ऐबक, उसके बारे में जानकारी मिलता है। यानी कि जो हसन निजामी है वह तुमको ये मिनहाज सिराज से भी पहले आया था। फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री इसी को माना जाता है, ताजुल मासिर को। लेकिन क्रमबद्ध इतिहास किस में लिखा गया है? क्रमबद्ध बोले तो वो ताजुल मासिर में लिखा, ये तबकात नासिरी में लिखा गया है। ठीक है। और आपको याद रखना है, आपसे ये पूछे ऐबक के दरबार में कौन कौन रहता था? तो ऐबक के दरबार में एक फ़क्र मुदब्बिर भी रहता था और एक हसन निजामी भी रहता था। ये फ़क्र मुदब्बिर वही है जो, कौन है ये फ़क्र मुदब्बिर? एनसीईआरटी वाला है, जिसके बुक का नाम है हर्ष करके, एक है बुक का नाम करके हर्ष है। ठीक है। तो ये बात याद रखना है। ये आपको याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम इतिहासकार इसी को माना जाता है, क्योंकि यही तो सबसे पहले आया। अब आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में, ये विदेशी यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। टीआरई में पूछा हुआ है। फिर उसके बाद ये 30 साल तक 44 देश में 7300 मील तक दूरी चल कर आया। ठीक है ना। ये यूपीएससी में दिया था ये कथन कि 30 साल में 44 देश घूमा और 7300 मील दूरी चल कर आया था। सल्तनत काल में आने वाला एकमात्र यही विदेशी यात्री है। दूसरा बात याद रखना है कि मोहम्मद बिन एमबीटी के समय ये आया था 1333 में। कब आया था? 1333 में। 1333 में एमबीटी के समय आया था ये। 1333 यानी कि 14वीं सदी में आया। एमबीटी के समय आया था कौन? इब्न बतूता। याद गया। ये विदेशी मुस्लिम यात्रियों के बारे में सबसे महान की माना जाता है। ठीक है। 14वीं सदी में अरब में लिखा था ये। अब यहाँ पे देखो, ये जो बुक अपना लिखा था ना, किताबुल रुहेला, इसकी भाषा पूछता है। किताबुल रुहेला की मूल भाषा क्या थी? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। इंग्लिश में बोलेगा, इंग्लिश में लिखा था। दूसरा अरबी में लिखा था। तीसरा फ़ारसी में लिखा था। तो बहुत बच्चा फ़ारसी मार के आ जाएगा कि किताबुल रुहेला की भाषा फ़ारसी है। नहीं, किताबुल रुहेला जो है इसका भाषा अरबी है। क्या है? अरबी है। ठीक है। तो इसका भाषा अरबी है। क्या है? अरबी है। अरबी में इसको लिखा गया था, लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ली और गिब्स ने। ये भी सवाल पूछा हुआ है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया किताबुल रुहेला का? तो ली और गिब्स ने किया था। ठीक है ना। इसमें 44 देशों के बारे में लिखा है, जो 30 साल में अपना यात्रा किया था, 7300 मील चल कर आया था। एमबीटी के बारे में आपको याद रखना है कि एमबीटी इसको चाइना भेजा था 1342 में।
एमबीटी इसको चाइना भेजा था 1342 में। भारत में कुल 14 साल तक रहा। कैसे याद रखोगे, 14वीं सदी में आया था ये, 14 साल तक रहा। दिल्ली का काजी नियुक्त किया इसको फॉर 8 ईयर्स। एमबीटी के द्वारा 8 साल तक ये दिल्ली का काजी रहा। अब यहाँ देखो बीपीएससी का सवाल यहीं से फंसाया था। ये केरल की भी चर्चा करता है, इसमें पूछेगा कौन केरल की चर्चा करता है, तो एमबीटी करता है। पान का चर्चा करता है, पान और नारियल का चर्चा करता है। फिर ये डाक व्यवस्था का उल्लेख करता है। किस तरीके का डाक व्यवस्था, 2 प्रकार के डाक व्यवस्था का उल्लेख करता है। एक पैदल डाक व्यवस्था जिसको दावा बोलते थे, एक उलूक। उलूक क्या है, तो अश्व डाक व्यवस्था। एक है दावा जो पैदल डाक व्यवस्था था, एक है उलूक। उलूक क्या है, तो अश्व डाक व्यवस्था, इसका उल्लेख करता है। उलूक और दावा, उलूक और दावा का उल्लेख करता है। फिर खिलजी का बाजार व्यवस्था का भी उल्लेख करता है, ये भी आई है। और कोई एग्जाम देगा खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख कौन करता है, तो ये करता है खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख। फिर एमबीटी के व्यवहार की आलोचना भी करता है, जिस प्रकार बर्नी आलोचना किया था एफएसटी के व्यवहार का भी, लेकिन फिर बाद में प्रशंसा किया। सेम एमबीटी के साथ ये घटना हो जाता है, किसके कॉरस्पॉन्डेंस में, इब्न बतूता के साथ। फिर आपको याद रखना है कि इब्न बतूता ने एमबीटी द्वारा जारी किया गया सिक्का को क्या बोला था, दिनार। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि जो सिक्का है वो जारी किया था उसको क्या बोला है, दिनार, छिनार नहीं दिनार। फिर इब्न बतूता ने एमबीटी को राजधानी परिवर्तन के कारण दंड देना बताया। अब आपसे पूछता है कि एमबीटी ने राजधानी परिवर्तन किया तो इसको इतिहासकार ने अलग अलग कारण बताया है। इब्न बतूता क्या कारण बताया था, तो इसको कारण यही बताया था, दंड देना। ठीक है। अब आपको याद रखना है यहाँ ईसामी की रचना पर आते हैं। तो ईसामी के बुक का नाम क्या है, ईसामी के बुक का नाम है फतवाहत उस सलातीन। इसमें क्या है, इस ग्रंथ में भारत की भौगोलिक सुंदरता का वर्णन तो है ही, इसके साथ ही ये जो है बहमनी शासक जो था अलाउद्दीन बहमन शाह, उसके विस्तार से बताता है उसके बारे में। और ये चरखा के बारे में भी वर्णन करता है, बहमनी साम्राज्य के बारे में बताता है और चरखा के बारे में वर्णन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो। फिर उसके बाद याद रखना है कि मोहम्मद गजनबी से लेकर 1350 तक की मुस्लिम विजय की जानकारी देता है। मोहम्मद गजनबी से शुरुआत करता है, 1350 तक के मुस्लिम विजय की जानकारी देता है। ये दरबार किसका था, तो बहमनी साम्राज्य के स्थापक जो थे अलाउद्दीन बहमन शाह, उसका ये थे दरबारी कवि। ये लिखा किस पर था, एमबीटी की जानकारी देता है, एमबीटी की भी जानकारी देता है ईसामी। तो एक बात याद रखना कि एमबीटी की जानकारी और कौन कौन देता है, तो एक तो ईसामी दिया, अभी देख लिए, इब्न बतूता दिया, बर्नी भी देता है। बर्नी की 5 असफल एमबीटी की जो 5 असफल योजना था, तो उसको फतवा जहांदारी में बताया है ना, वही बात है। फिर जिया नक्शबी भी देता है, जिया नक्शबी जो तूती नामा बुक है वो भी एमबीटी की जानकारी देता है। तो ईसामी, इब्न बतूता, बर्नी, जिया नक्शबी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है जिया नक्शबी। उसके बाद क्या है, जिया नक्शबी। जिया नक्शबी का बुक का नाम क्या है, तूतीनामा। तूतीनामा क्या है, तूतीनामा। ये संस्कृत कवियों का फारसी अनुवाद है। ये तूतीनामा क्या है, तो आपको याद है एक संस्कृत में कोई चिंतामणि भट्ट नाम का एक कवि था, तो उसी का फारसी अनुवाद है क्या, तूतीनामा। तूतीनामा बुक के बारे में इतना बात याद रखेंगे। ये एमबीटी के समय का ही है। फिर आते हैं यहाँ पे सल्तनत काल में आपसे पूछे कौन शिक्षा कहाँ पर दिया जाता था, तो प्राथमिक शिक्षा दिया जाता था मकतब में, उच्च शिक्षा मदरसा। यानी कि मकतब क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। तुर्की सुल्तान ने किस भाषा में संरक्षण दिया था, तो फारसी को दिया था, तुर्की को नहीं। और आपको याद रहे रुहेला किस भाषा का है, तो अरबी का है। देखो अरबी, र इसमें भी आ रहा है, र इसमें भी आ रहा है। ठीक है। फिर बिहार पे बख्तियार खिलजी का आक्रमण का वर्णन तो कौन करता है, आपको बताए थे मिन्हाज सिराज के तबकाते नासिरी से बहुत सारा ये जानकारी मिलता है। मोहम्मद गोरी की विजय अभियान का या फिर आपको आक्रमण का हो, इस सब का जानकारी मिलता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी विजय का किस तत्कालीन, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे तो उसने दक्षिण के किस तत्कालीन महान संगीतज्ञ को अपने दरबार में बुलाया था, गोपाल नायक। गोपाल नायक इसके दरबार में था। कल पर आए थे खातून, तो जो खातून वाली सब है वो सब चाचा के दरबार में है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद किसके समय हुआ, संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद 2 आदमी के समय हुआ। एक तो आपको ये एफएसटी के समय भी हुआ है, और एक एसएल सिकंदर लोदी के समय भी हुआ है। ठीक है। अब आते हैं अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो किसका संरक्षण प्राप्त था? बलबन का था। बलबन के समय याद है किसका मृत्यु हो गया था? तो मिन्हानुस सिराज का मृत्यु हो गया था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जीएसटी, इन सभी का संरक्षण प्राप्त था अमीर खुसरो को। लेकिन एमपीटी के समय अमीर खुसरो नज़र नहीं आता है। इसका एमपीटी के ऊपर कोई भी बात आए तो अमीर खुसरो नहीं बोला हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, एमपीटी के समय कौन बोलता है? इसामी बोलता है, बर्नी बोलता है, यही सब बोलता है ज़्यादातर। ठीक है, एक रूहेला तो है ही, इब्न बतूता। उसके बाद आपको याद रखना है इसके बचपन का नाम क्या था? अबुल हसन मोइनुद्दीन, अबुल हसन यामुद्दीन, यामुद्दीन ऐसे कुछ करके नाम है। शाह सुल्तानों का काल देखा है। फिर से इसके बाद है बलबन और खिलजी दोनों के दरबार में था अमीर खुसरो। लेकिन पहली बार ये राजकवि किसके दरबार में बना था? राजकवि पूछा जाए तो राजकवि बना था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। रणथंभौर अभियान में आपको याद रखना है कि ये रणथंभौर अभियान में, खिलजी के रणथंभौर अभियान में ये गया था। उसके साथ खड़ी बोली का जनक बोला जाता है। बरनी की तुलना में खुसरो ठीक से तिथियों का उल्लेख करता है। बरनी से अच्छा तिथि का उल्लेख कौन करता है? खुसरो करता है। फिर से उसके बाद किसके समय अमीर खुसरो ने पहली बार राजकवि बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। फारसी और हिंदी भाषा का मिश्रण कर उर्दू भाषा को जन्म देता है। फिर से शहीदा हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग करने वाला भी पहला मुस्लिम कौन है? मुस्लिम कवि, तो यही है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पुस्तक का नाम क्या है? आशिका। आशिका क्या है? प्रेम कहानी। खिज्र खां और देवल जो खिज्र खां के आदेश पर लिखा था। फिर है खड़ी बाड़ी, खड़ी बड़ी हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग। फिर से उसके बाद है किरान उल सादेन, किरान उल सादेन। इसमें अमीर खुसरो के पहला, ये अमीर खुसरो का पहला ग्रंथ है किरान उल सादेन। इसमें बुगरा खान और कैक्युवाद के मिलन का उल्लेख करता है। बुगरा खान और कैक्युवाद के मिलन का उल्लेख करता है। दोनों याद करें, मामलुक वंश का शासक था। फिर से आपको याद रखना है अमीर खुसरो का संबंध किससे नहीं था? अमीर खुसरो का संबंध आपको याद रखना है किससे नहीं था? तो यमन से था, उसाक से था, मुजीर से था, फरगना से था, लेकिन ध्रुपद से नहीं था। ध्रुपद का संबंध तानसेन से था। यमन से, उसाक से, मुजीर से, फरगना से था, ध्रुपद का नहीं। तुगलकनामा भी इसकी बुक है, तूतीनामा नहीं। तूतीनामा जिया नक्शबी का बुक है। तुगलकनामा इसकी बुक है। ये अमीर खुसरो का अंतिम रचना है। इसमें जीएसटी का जो विजय अभियान है उसका वर्णन है। तो आपको याद रखना तुगलकनामा का संबंध किससे है? जीएसटी है, गयासुद्दीन तुगलक से है अमीर खुसरो। क्योंकि जीएसटी के बाद कौन आएगा? एमबीटी। एमबीटी के बाद कौन आएगा? एफएसटी। और जो अमीर खुसरो है वो एमबीटी के समय क्या हो गया था? मर गया था। इसी का जो जीएसटी का संबंध है तुगलकनामा से। ठीक है। नूरसिपिहर क्या है? तो नूरसिपिहर इसमें अमीर खुसरो भारत की प्रशंसा करता है। नूरसिपिहर में ये 9 अध्याय में है। ठीक है, भारत की सुंदरता प्रशंसा का वर्णन नूरसिपिहर में ये। खजाइन उल फतुहा, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान है उसका वर्णन करता है। जौहर प्रथा शतरंज का साक्ष्य इसी में देता है। खजाइन उल फतुहा में आओ खाजा खाते खाते शतरंज खेलते हैं, आओ खाजा खाते खाते शतरंज खेलते हैं। खिलजी का राजत्व सिद्धांत का भी वर्णन इसी में है, खजाइन उल फतुहा में। फिर एक बुक है अल्फुजात सवाती, अल्फुजात फतवी। इसमें निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के मत बातचीत का वर्णन है। यूपीपीसीएस में सवाल पूछा हुआ है ये कि अल्फुजात सवाहिद या अल्फुजात फतवा। ठीक है। फिर अमीर हसन, फिर क्या है? एक सेकेंड, फिर अमीर हसन इसके गज़ल लेखन के कारण भारत का सादी इसको बोला जाता है। अमीर हसन को उसका गज़ल लेखन के कारण भारत का सादी बोला जाता था। भारत का सादी किसको बोलते हैं? अमीर हसन को। तूतीय हिंद किसको बोलते हैं? तो अमीर खुसरो को बोलते हैं। अच्छा, एक बुक है, इन्हीं का बुक है अमीर हसन का, फवायदुल फुआद। कैसे याद कराए थे? तो अमीर आदमी है वो क्या फलूदा खाएगा तो हंसेगा, इसी याद कराए थे। हाँ। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन कौन है? एक तो अमीर खुसरो है, अमीर हसन है और बर्नी है। ये तीनों आपस में समकालीन है, लेकिन अमीर खुसरो ज़्यादा बड़ा है, बर्नी छोटा है। ठीक है, लेकिन तीनों समकालीन है। अमीर खुसरो के बुक का नाम था अफजल उल फवाइद। ये अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया से बातचीत का वर्णन इसमें करते हैं, अफजल उल फवाइद।
और अमीर हसन का बुक का नाम है फ़वाइदुल फ़ुआद। ये सब फवाद इस निजामुद्दीन औलिया से बातचीत से संबंधित है। ठीक है। फिर एनबीटी के दरबार में कौन जैन विद्वान रहता था? एनबीटी के दरबार में तब एनबीटी के दरबार में जिन प्रभा सूरी रहते थे। भारत के पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक कौन थे? तो फ़क्र मुदब्बिर। ये ऐबक के समय भी रहते थे। फ़क्र मुदब्बिर ऐबक के समय हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर दोनों रहते थे। आपको याद रखना है इनके बुक का नाम है अदबुल हर्ष करके बुक का नाम है। तो कैसे याद कराए थे? हर्ष फक्य ऐसे याद कराते। ये यूट्यूब प्रणाली पर आधारित पुस्तक है फ़क्र मुदब्बिर। एनसीईआरटी का